वेलकम टू बीएचयू स्टडी कैपिटल। आपका स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो ठीक है, हमने अपने इकोनॉमिक्स खत्म कर ली है। अब अपना ज्योग्राफी का सफर कंटिन्यू करते हैं। और ज्योग्राफी आपको तो लेक्चर वाइज आपको लग रहा होगा कंटिन्यू ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन लगभग मेरे को 20 से 30 दिन टाइम हो चुका है उसके, तब से मैंने ज्योग्राफी रोक दी थी। लास्ट लेक्चर हमारा रिवर्स के ऊपर था। आज हम अपनी ज्योग्राफी का जो बाकी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी जितनी मैंने वादे किए ना, मैं मिसलेनियस पढ़ाऊंगा और असेंडिंग डिसेंडिंग में तुम लोगों को सेंसस बताऊंगा। मैं कुछ भी बोला नहीं हूँ, मैं उन सबको कवर करूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है उनको अपन कवर कर लेते हैं। ज्योग्राफी में लगभग 15-16 लेक्चर हो चुके हैं। मेरे को पता है तुम लोगों पे बर्डन फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इसको जल्दी से समअप करूंगा, मतलब जल्दी से मतलब ऐसा नहीं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, जल्दी से मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजों को अपन कवर करेंगे। साथ में जो अपन का मिसलेनियस वाला पार्ट है ना, उसको अपन कवर करेंगे। तो आज सॉइल्स ऑफ इंडिया है। सिर्फ सॉइल ऑफ इंडिया नहीं पढ़ने चैप्टर में, हमारा बहुत सारे और टॉपिक मैंने इसके साथ ऐड कर लिए। हमने ट्रांसपोर्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया आज, और जितने भी इंपॉर्टेंट है ना उन सबको ऐड कर दिया है। आज का लेक्चर समझाने वाला थोड़ा सा कम है, आपको याद करने के लिए ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा समझा सकूं, जितना ज्यादा यहीं पे याद करा सकूं यहीं पे करा दूं, पर आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा 1 से 2 बार, तभी ये ध्यान रहेगा, नहीं तो नहीं रहने वाला, ठीक है। तो सॉइल ऑफ इंडिया बाय CUET बीएचयू स्टडी कैपिटल। CUET होने वाला है और आप सब एकदम तैयार होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले हमारा सॉइल आ जाता है। सॉइल में सबसे पहले आता है हमारा एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी। इट कवर्स 40% ऑफ द लैंड एरिया एंड ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्दर्न प्लेन। जो एल्यूवियल सॉइल है ना, एल्यूवियल सॉइल मैं बता देता हूँ एल्यूवियल सॉइल क्या होती है। जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना, ये जो प्लेन है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना, इनसे जो मिट्टी आती है ना, जो यहाँ वाली मिट्टी होती है, ये वाले इलाके वाली, उस वाली मिट्टी को आप कह सकते हो एल्यूवियल सॉइल। जो हमारी यहाँ पे मिट्टी रहती है ना, जो हमारी गंगा प्लेन्स है, जो हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, मैंने आपको जब रिवर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखाया था लगभग पूरे इंडिया में हर जगह ही रिवर्स हैं, है ना। मैंने डिवाइड करके ही बताया था, हिमालयन रिवर्स अलग होती हैं, पेनिनसुलर रिवर अलग होती हैं, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारा एल्यूवियल सॉइल जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 40%। पूरे भारत का 40% जो सॉइल है उसमें से 40% है हमारा अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल कहां पे है मैंने आपको बता दिया, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मतलब हमारा जो ऊपर वाला इलाका है, जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वाले इलाके जहां पे गंगा नदी की जितना भी बहाव रहता है ना, वहां पे अलूवियल सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन में रहती है और मेनली इसके 2 डेल्टा आप कह सकते हो, ब्रह्मपुत्र और गंगा डेल्टा से अलूवियल सॉइल ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। बस ये बस ध्यान रखना है, 40% कवर करती है। यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है, दे हैव बीन ब्रॉट डाउन एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो मिट्टी है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज के डिपॉजिट से आती है और बनती है, ठीक है। और यहाँ पे द लोअर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली इज यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन। ये बात ध्यान रखना, जो जूट कल्टीवेशन होती है ना, उसकी खेती क्यों इतनी अच्छी होती है, क्योंकि जो लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली है ना, उसके कारण जूट की कल्टीवेशन अच्छी होती है। अब इसके कारण मतलब ये नहीं कि सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण जूट की कल्टीवेशन अच्छी होती है। एक तो देखो, नदी का पानी मिल रहा है कंटिन्यूअस, बहुत अच्छी बात है। अच्छी खासी सॉइल मिल गई, ठीक है, जितना एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा सा मिल गया, तो क्या जूट कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। जूट कल्टीवेशन का आप जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन जूट कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन कैसे आया था, कुछ पूछा था सेंटेंस, और सेंटेंस से पूछा था क्या सेंटेंस ए सही है या बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है कि जूट कल्टीवेशन किस सॉइल में सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है, कौन सी नदी से सबसे अच्छा, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहां पे जूट कल्टीवेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, वेस्ट बंगाल। हालांकि अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बाद में भी सब कराऊंगा। अब आता है हमारा रेगुलर सॉइल और ब्लैक सॉइल, ठीक है। These soils are of volcanic origin and these soils are black in color and are also known as black soil। अच्छा, जब मैंने आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बसाल्ट प्लेटू है, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, वो किससे बना है, वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है ना। मतलब वहां पे बहुत समय पहले क्या हुआ था, वॉल्केनिक कुछ एरप्शन हुआ था, तो वहां पे जो सॉइल है उसी सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं, ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू तरफ है। मैप भी लेके आया हूं, मैप में भी अपन देखेंगे, सॉइल्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड आर ब्लैक इन कलर ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र में और गुजरात साइड यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है कॉटन की, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है खेती करने की, मतलब कॉटन की खेती करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी क्यों होती है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था कि जब भी हमारे जो नीचे है ना, वो मिनरल्स हैं, जमीन के नीचे हमारे मिनरल्स है बहुत सारे, ठीक है। तो मिनरल्स में जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स है, ठीक है। अब जब वोल्केनो फटता है तो क्या लावा ऊपर आता है, तो लावा क्या नीचे जो पिघला हुआ मटेरियल है उन सबको तो ऊपर लेके आता है लावा। जो लावा होता है वो नीचे का जितना भी मटेरियल है, मिनरल है, उन सबको क्या पिघला देता है और सबको ऊपर लेके आता है। तो लावा ऊपर आया, ठीक है, पूरे जगह पे लावा फैल गया, उसके बाद लावा ठंडा हो जाता है। अब जो लावा ठंडा हो जाता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिशंस होते हैं, और उस लावा से जो सॉइल बनेगी बहुत अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। इसलिए ये सॉइल बहुत ज्यादा यूजफुल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और जब ब्रिटिश इंडिया आई थी, जब ब्रिटिश हम पे रूल करने आए थे,
तो उन्हें भी ये बात पता थी कि कॉटन की खेती के लिए इंडिया का डेक्कन वाला इलाका बहुत बढ़िया है, इसलिए वो वहां पे कॉटन की खेती करते थे, मतलब करवाते थे हमसे। मेनली इन डेक्कन ट्रैप रीजन, बसाल्ट, ठीक है, बसाल्ट से बना है। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र प्लेटू कवर करती है ब्लैक सॉइल, सौराष्ट्र प्लेटू कवर करती है, और मध्य प्रदेश में भी रहती है थोड़ी बहुत जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं लिख के लाया हूं मैं, जो कि ब्लैक सॉइल में कुछ चीजें में रहती है, मैंने जो में इंपॉर्टेंट वहां मैंने लिख के रखा है कि ये चीज इसमें रिच है, नाइट्रोजन इसमें मिलता है, इसमें फॉस्फेट मिलता है, इसमें ह्यूमस रहता है, इसमें ह्यूमिडिटी रहती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं रहने वाला, और याद में रहने के साथ साथ ये क्वेश्चन आते भी नहीं है, मतलब बहुत सारे टफ होते हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन अभी हमारे इतना ज्यादा लेवल के आएंगे नहीं। तो ये चीज मैंने फालतू की नहीं लिखी है, जहां इंपॉर्टेंट है वहां पे मैंने लिख रखा है कि ये सॉइल रेड इन कलर होती है, यहाँ पे मिलती है, बसाल्ट प्लेटू से बनती है या वॉल्केनिक ओरिजिन से बनती है, कॉटन की खेती के लिए अच्छी होती है ना। अच्छा, अगर ब्लैक सॉइल के बारे में जानना है तो ब्लैक सॉइल के बारे में एक चीज जान सकते हो आप, ये ह्यूमिडिटी है, फर्टाइल बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें आप अगर थोड़े दिन के लिए पानी डालोगे ना तो उसमें नमी बनी रहती है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल की बहुत खासियत है, इसमें नमी बहुत देर तक बनी रहती है, ठीक है। तो ये इसकी मैंने खासियत बता दी, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया। रेड सॉइल, दीज आर डेवलप ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको लेक्चर जाकर रिवाइज करना पड़ेगा, जो मैंने रॉक्स के ऊपर लेक्चर बनाया था उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया था, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्या होता है और न्यू क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्या होता है, ठीक है। यूज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल कंडीशन, जो हमारी रेड सॉइल होती है वो सबसे पहले डेवलप कहां पे होती है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होती है, ठीक है। साथ साथ रेनफॉल कंडीशन में डेवलप होती है, मतलब पहले तो कोई जो पुराना वाला पत्थर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया तो सॉइल जो रहती है वो मिट्टी रहती है, तो किससे बनती है, मिट्टी ना, जो अलग अलग टुकड़े होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अलग अलग जो चीजें मिलती है ना कंपाउंड बनके, उन सबसे मिट्टी बनती है। और मिट्टी लेवल दो चीजों बनती है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वेदरिंग एंड लीचिंग। मिट्टी केवल दो चीजों से, मतलब जैसे रॉक्स, या तो पत्थर टूटते हैं वो सब जमीन में बिगड़ते हैं, ठीक है, या तो लीचिंग से, दोनों चीजों को मिला के अलग अलग मिट्टी बनती है। तो कहीं पे कुछ और ज्योग्राफिकल फिनोमेना हुआ हो, जैसे कहीं पे वॉल्केनो फटा लो, वॉल्केनो पे पूरा लावा फैल गया है ना, तो वहां से जो मिट्टी बनी वो ब्लैक सॉइल हो गई, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र कोई और सॉइल लेके आ रही है तो अलुवियल सॉइल हो गई। अब कुछ कुछ में ना तो गंगा सॉइल लेके आ रही है ना ही वॉल्केनो फटा हुआ है, तो वहां पर रेड सॉइल बनती है। रेड सॉइल क्या, वहां पे जो पत्थर होते हैं ना आसपास के, वही टूटते रहते हैं, वेदरिंग होती रहती है, लीचिंग होती रहती है, बहुत लंबे टाइम का प्रोसेस है, उसके बाद एक सॉइल डेवलप होती है। तो रेड सॉइल कैसे डेवलप होती है, रेड सॉइल का जो मेन पॉइंट है, सबसे पहली बात तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होती है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हैवी रेनफॉल कंडीशन होता है रेड सॉइल पे, ठीक है। फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। देखो मैंने कहा था ना, फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, और मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड मतलब वेदरिंग होती है क्रिस्टलाइन रॉक की, और जो मिक्सचर होता है क्ले एंड सैंड का, उन दोनों को मिला के रेड सॉइल अपन की प्रिपेयर होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये बात ध्यान रखना, रेड सॉइल ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, हैवी रेनफॉल कंडीशन चाहिए इसके लिए। तीसरा, ये वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, ठीक है। रेड इन कलर बिकॉज ऑफ देयर हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। रेड सॉइल को रेड सॉइल नाम क्यों दिया गया है कि उसमें रेड कलर की होती है, और रेड कलर क्यों होती है, क्योंकि हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है इसमें, हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर में पूछ लेंगे कौन सी सॉइल पे हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट रहता है, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट रहता है। दूसरा क्या, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, मतलब ये इसका रीजन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनियस मटेरियल, ठीक है। ये सॉइल में कमी रहती है फॉस्फोरिक एसिड की, ये सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड नहीं रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं रहता है, और नाइट्रोजनियस मटेरियल भी नहीं रहता है। अगर आपसे पूछे कि रेड सॉइल में क्या फॉस्फोरिक एसिड रहता है, नहीं, इसमें नहीं रहता। ऑर्गेनिक मैटर रहता है, नहीं, इसमें नहीं रहता। नाइट्रोजन मटेरियल रहता है, नहीं, रेड सॉइल में तीनों चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। मेनली फाउंड इन ईस्टर्न पेनिनसुलास, ये मेनली ईस्टर्न पेनिनसुलास में फाउंड होती है। मैंने ईस्टर्न और नॉर्दर्न पेनिनसुलास मुझे अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मेरे को अच्छा पता होगा कि याद होगा आपको। छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ ओडिशा के पास भी रेड सॉइल अपन को देखने को मिलती है। अब लिटरेट सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू लीचिंग एंड वेदरिंग ऑफ लिटरेट रॉक्स इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब जो लिटरेट सॉइल होती है, जैसे मैंने कहा, या तो जैसे कि रिवर्स लाती है सॉइल तो वैसे सॉइल बनेगी, या तो वोल्केनो सॉइल बनेगी, या तो अलग अलग मिक्सचर को मिला के साथ में वेदरिंग और लीचिंग होगी किसी रॉक की, उससे बनेगी। तो जैसे मैंने रॉक पढ़ाया था ना, जब आपको रॉक चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था लिटरेट रॉक्स, है ना, उसकी वेदरिंग और लीचिंग से वाली सॉइल बनती है। इसमें भी मेन क्या है, उसके वेदरिंग और लीचिंग से लिटराइट रॉक्स की लीचिंग एंड वेदरिंग से सॉइल बनती है। दूसरा, हैवी रेनफॉल कंडीशन इसमें भी होती है, ठीक है। रेड इन कलर विथ हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, पुअर इन नाइट्रोजन एंड लाइम, ये पुअर होती है नाइट्रोजन और लाइम में, ठीक है।
और जैसे कि ना यहाँ पे अच्छी ज्यादा खेती तो हो नहीं सकती, तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि जो लिटराइट सॉइल है उसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है, तो इसमें कौन कौन से मतलब खेती मतलब आप चीजें उगा सकते हो। तो इस वाले सॉइल में ना मेनली आप टी उगा सकते हो, कॉफी उगा सकते हो, काजू उगा सकते हो, ठीक है ना, कैश्यू, कोकोनट, नारियल उगा सकते हो, एरिका नट आई थिंक वो अखरोट ना, अखरोट होता है, अखरोट उगा सकते हो, ठीक है, आर ग्रोन ऑन लिटराइट सॉइल, ठीक है। अगर आप इसमें गेहूं मत लगा के आ जाना, लिटराइट सॉइल में अपन मस्त गेहूं खेती कर सकते हैं, बढ़िया होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें मेनली जो इसके लिए वो इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होगी। जैसे आप अगर कहो कि मैं राजस्थान में खेती करना चाहता हूँ, कर सकते हो, लेकिन इतना मुश्किल है कि मतलब परेशान हो जाओगे। लेकिन जैसे कहीं अगर गंगा वैली में आप यहाँ पे खेती करोगे तो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि क्या कंडीशन सुटेबल रहती है। तो इन वाली सॉइल में जो मेन के जो क्रॉप होते हैं वो टी, कॉफी हो गया, कैशियो हो गया, कोकोनट हो गया, एरिका नट हो गया, ठीक है। जैसा मैंने कहा था आज इतना समझाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको रॉक्स पता है, उसके वेदरिंग और लीचिंग से लेटरेट बन गई, ठीक है। एलुवल सॉइल मैंने बता दिया, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली से जो सॉइल आती है वो हमारी एलुवल सॉइल हो जाती है। वॉल्केनिक मैंने बता दिया, जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वॉल्केनिक ओरिजिन जो बसाल्ट प्लेटू में था उससे बनी थी। रेड सॉइल मैंने बता दिया, वो जो हमारा ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक है उससे बन गई थी, है ना। तो उसको बस याद करने वाला है, आज इतना समझाने वाली चीजें नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट केवल एक या दो ही पॉइंट है। जैसे मैंने बताया ना कि एलुवल सॉइल कहाँ पे रहती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली पे रहती है, ठीक है, 40% कवर करती है पूरे भारत का। और उस ब्लैक सॉइल में क्या कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड सॉइल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेड कलर की होती है क्योंकि हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। अभी लिटरेट सॉइल में उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये लीचिंग एंड वेदरिंग से बनती है, लिटरेट रॉक से, है ना। अब एरिड एंड डेजर्ट सॉइल कवर्स नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, कवर्स एंटायर एरिया ऑफ अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, कुछ कुछ हिस्सा हरियाणा, पंजाब और गुजरात का भी है। ये सॉइल बहुत ज्यादा रिच होती है फॉस्फेट में एंड कैल्शियम में, बट इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की, मतलब इसमें नमी तो मिलेगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज्यादा धूप पड़ती है, बारिश भी नहीं होती है, तो क्या डेजर्ट और एरिड सॉइल में ह्यूमस बिल्कुल नहीं रहता, है ना, एकदम नमी बिल्कुल नहीं रहती और नाइट्रोजन भी नहीं रहता। लेकिन फॉस्फोट और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है इनमें, डेजर्ट सॉइल में और एरिड सॉइल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, ये एक बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की बॉडी है, और यही जो बॉडी होती है ना इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे ही जैसे कि आप अगर बीएससी लेते हो, अगर आप बीएससी करने के बाद आप आगे परस्यू करते हैं, आप जाके इसमें पीएचडी जैसा करते हैं, तो आपको ना फेलोशिप प्रोवाइड होती है। फेलोशिप मतलब जैसे कि आपको जेआरएफ निकालते हैं, नेट निकालते हैं, आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड होती है, तो वो आपको ICAR से आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, कि आप रिसर्च करिए भारत पे और पता लगाइए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ की मिट्टी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो भी भारत की पूरी एग्रीकल्चर की जो मिट्टी वाला काम रहता है ना, कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, और जो डिवाइड किया है ना, जैसे कि मैंने आपको डिवाइड करके पढ़ाया कि अलुवल सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, ये डिवाइडेशन भी ICAR के साइंटिस्ट ने डिवाइड करके बताया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। अब ये आ गया हमारा मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया। अब मैंने जैसे कहा था 40% सबसे ज्यादा सॉइल है, 40% जो है हमारी अलुवियल सॉइल है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल ही है। और इसका आपको रीजन अच्छे से पता है, ये देखो यहां से गंगा आती है ना, ये देखो जहां जहां पे गंगा है पूरा पूरा फुल अलुवियल सॉइल से भरा हुआ है, पूरा का पूरा अलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, इधर भी फुल अलुवियल सॉइल से भरा हुआ है, ये देखो पूरा अलुवियल सॉइल से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखो, यहाँ पे वॉल्केनो फटा था, तो ये देखो ये पूरा एरिया हमारा, पूरा फुल एरिया जो है वो क्या हमारा ब्लैक सॉइल वाला है ना। रेड सॉइल देखो, रेड सॉइल पे यहाँ वाले एरिया में रेड सॉइल है, जहाँ पे ज्यादा इतना ज्यादा वो नहीं है, रिवर्स नहीं है, या तो इतना ज्यादा अलुवल सॉइल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे ये वाले एरिया, ठीक है। और फॉरेस्ट एंड माउंटेन, एरिड सॉइल कहाँ पे, एरिड सॉइल केवल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, है ना, सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फॉरेस्ट एंड माउंटेन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अलुवल सॉइल सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इंडिया में, ये चीज ध्यान रखना, और ये मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र वैली में ही मिलेगी आपको, ठीक है। और मोस्ट फर्टाइल भी है, यहाँ पे आप कुछ भी खेती कर लो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगी, है ना। उसके बाद हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे यहाँ पे डेक्कन प्लेटू की तरफ, ठीक है। और जो हम रेड सॉइल पढ़ रहे थे अभी, लेटराइट सॉइल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखो छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेगा आपको। अब आता है हमारा फैक्ट, ठीक है। आप थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि अभी तो मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, अब मिट्टी से जो रिलेटेड चीजें उनको अपन देख लेते हैं। भारत की 55% पॉपुलेशन खेती बाड़ी की और या तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में है, मतलब भारत की जो 55% पॉपुलेशन है वो तो उन्हीं कामों में लगी हुई है, या तो वो खेती बाड़ी होगी या तो खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजों में लगी है ना, 55%। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है सिक्किम,
और सिक्किम भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। उसके बाद आता है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच द प्रोड्यूस क्रॉप आर हिमसेल्फ कंज्यूम बाय द फैमिली मेंबर्स। ये इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जहां पे आप एक खेत है, आप उगाते हो चीजें, आप खुद ही खा लेते हो, खुद ही। मतलब इतना कम खेत होता है या तो इतनी कम जमीन होती है कि बेचने का सवाल ही नहीं आता, जितना प्रोड्यूस करते हो उतना तो खाने में ही चला जाता है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग आता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच द प्रोड्यूस क्रॉप आर हिमसेल्फ कंज्यूम बाय द फैमिली मेंबर। तो आपको डैश करके पूछ लेंगे व्हाट इज द फार्मिंग इन विच द प्रोड्यूस क्रॉप आर हिमसेल्फ कंज्यूम बाय द फैमिली मेंबर। ऐसी कौन सी फार्मिंग होती है जिसमें जो प्रोड्यूस होता है, जिसमें जो खेती होकर आती है उसको फैमिली मेंबर ही खा लेते हैं, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। मतलब आप कह सकते हो इंडिया में ऐसी बहुत ज्यादा, इंडिया में आपको ऐसी फार्मिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जमीन को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में सबको डिवाइड कर दिया है। तो इतने छोटे छोटे हिस्सों में इतनी कम जमीन है कि बस जितना उगाते हैं उतना तो खाने में ही लग जाता है, बेचने की बारी ही नहीं आती। तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट है द ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया इज कॉटन एंड सोयाबीन। जो ओनली अप्रूव मतलब केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूव जो क्रॉप है इंडिया में, वो केवल कॉटन और सोयाबीन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, क्वालिटी सुधारने के लिए ना रिसर्च करते हैं, मतलब इनमें कैसे क्वालिटी सुधारी जाए क्रॉपों की। तो जो भी हमारे दो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हमारे, वो है कॉटन और सोयाबीन, ठीक है। मैं एक सेकंड पानी पी लूं। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ ही लेंगे। इसमें और भी बहुत ज्यादा है, मैं जब और जैसे अगर कुछ से इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा तो उसको भी मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर मतलब अलग अलग तरह की कल्चर होता है जिसमें आप फार्मिंग का नाम देते हैं, जैसे कि बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, ये सब होते हैं, ठीक है। तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो होता है हमारा सिल्क फार्मिंग। एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है हमारा फिश फार्मिंग मतलब मछली पालन, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होता है हमारा फ्लावर फार्मिंग मतलब जो फूल होते हैं उनको उगाने वाली फार्मिंग, ठीक है। विटिकल्चर, विटिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को उगाने के लिए, ग्रेप्स से बहुत सारी चीजें बनती है, वाइन वाइन है ना, वो विटिकल्चर में आती है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर हमारी वेजिटेबल फार्मिंग मतलब सब्जियां उगाना, ये सब की फार्मिंग को ओलेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को गार्डन कल्टीवेशन और मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल, मतलब जो खेती बिना मिट्टी के करते हैं उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बाकी सेरीकल्चर मैंने बता दिया, सिल्क फार्मिंग। एपीकल्चर हमारा फिश फार्मिंग। फ्लोरिकल्चर हमारे फ्लावर फार्मिंग मतलब फ्लावर की खेती। विटिकल्चर हमारे अंगूर की खेती, ग्रेप्स की खेती। ओलेरीकल्चर हमारे वेजिटेबल फार्मिंग, सब्जियों की खेती। हॉर्टिकल्चर हमारे गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। एंड हाइड्रोपोनिक्स हो गया हमारा ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, अब अलग अलग टाइप्स के जो एग्रीकल्चर होते हैं इंडिया में अपन वो देख लेते हैं। सब्सिडेंस मैंने आपको बता दिया ना, सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होता है, मतलब जहां पे एक बहुत छोटी लैंड होती है, मतलब बहुत छोटी जमीन होती है, उसमें कोई कोई एक परिवार के लोग काम कर रहे हैं और उसमें मतलब जो प्रोड्यूस आ रहा है, जिसको जो जमीन से उत्पादन हो रहा है, जो भी जमीन से क्रॉप आ रहा है, मतलब जो भी धान गेहूं जो भी आ रहा है, वो इतना कम आता है कि उसको लोग खुद ही खा लेते हैं। मतलब इतना कम होता है, छोटी जमीन में कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जितना होता है पूरा फैमिली में लग जाता है, बेच पाते ही नहीं है, उसको सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है ना कि इंडिया में कौन कौन से फार्मिंग मेथड हैं, तो सब्सिडेंस फार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा, है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा स्मॉल फार्मर है, बहुत छोटी छोटी जमीन के साथ वो खेती करते हैं। और साथ में बहुत बड़े बड़े ऑप्शन देंगे कि कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इंडिया में अब तक इतनी फेमस नहीं हुई, वो बाकी विदेशों में होती है, जहां पे लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है और वैसे वो खेती करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल फार्मिंग इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करोगे, तो दोनों चीजें अगर आप साथ साथ करते हो तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। खेती भी कर रहे हैं, साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, मतलब गाय भैंस भी है और साथ में खेती भी कर रहे हैं, है ना, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अब झुम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झुम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेरे को पता है, आप बहुत लोगों ने सुना होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर in which a plot of land is cultivated for few years, then it is deserted. This is slash and burn method of farming is carried on in the northern and eastern parts of India, in Assam, ये important है, in Assam, अभी मैं समझाता हूँ, मेघालय and मिजोरम, ठीक है। A plot of land for clear for agriculture as the yield decrease after 2 or 3 years, the plot is abandoned and fresh clearing is made.
शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ये पहले आदिवासी लोग मतलब शुरू करते थे, आदिवासी लोग ये चीजें क्या करते थे, लेकिन क्या बाद में चीजें फेमस हो गई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे कि ना अब मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी होती है, जो अभी नॉर्मल जो हम जो खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम केवल बीज डाल के बैठे नहीं रहते कि अब बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, पक जाएंगे हम काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब ना इतनी बार हम खेती करते हैं उसमें क्या उसकी जो मिट्टी की जो तत्व होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, दवाई डालते हैं, तब जाके अच्छी खासी खेती हो पाती है। तो पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं, खाद और ऐसा यूरिया तो कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे, एक पेड़ जहां पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे उस जमीन को पूरा काट डालते थे, उसको जला देते थे, उसमें 4-6 साल तक खेती करते थे। अब जैसे जितनी भी जमीन ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, पेड़ों को भी जला दिया, काट दिया, तो वहां पे जो पेड़ जले वो भी जाके मिट्टी में मिल गए, है ना, तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो जाता था जमीन में। तो क्या करते थे, उसमें 2-4 साल तक खेती करते थे, जब तक अच्छी खेती होती थी। और जैसे ही उनकी खेती कम होने लग जाती थी, उस जमीन को छोड़ के कोई नई जमीन काटना शुरू कर देते थे और वहां पे खेती करते थे। अब वहां 4-6 साल खेती करके आए, वापस यहाँ पे लौट के आते थे, देखते थे हमें फिर से पेड़ उग गए, यहाँ फिर से काटा, यहाँ फिर से खेती की, फिर से कहीं और चले गए, वहां के पेड़ काटे, वहां पे पेड़ काट के वहां पे खेती की, वापस यहाँ आ गए, वहां पे यहाँ पे देखा, यहाँ पे वापस पेड़ आ गए, इनको फिर से काटा, यहाँ पे फिर से खेती की, है ना। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कहाँ 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 पे मोस्ट फेमस है, ये आसाम वाले इलाके में, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। ये फार्मिंग को डिवाइड करके रखा है 2 पार्ट में, एक को एक्सटेंसिव कहते हैं, को इंटेंसिव कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच द कल्टीवेटर यूज लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर on relatively large area. This type of agriculture practice in countries where population size is small and land is enough. Here per acre yield is low but overall production is surplus due to low population. Agriculture is done with the help of machines. ठीक है। अब हमारा इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द कल्टीवेटर हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल ऑन रिलेटिव स्मॉल एरिया. In countries where the population is high but the land is low, farming where this farming is done, annually 2 or 3 crops are grown due to demand food for the large size of population. Agriculture is done with the help of manual labor. अब जैसे कि आप आराम से बता सकते हो कि हमारे इंडिया में कौन सी होती है, हमारे इंडिया में इंटेंसिव फार्मिंग होती है, और बाहर के विदेशों में क्या होता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने हिस्ट्री टीवी देखा है, नेशनल ज्योग्राफिक देखा है, तो वहां पे चावल की खेती वो प्लेन से करते हैं। आपको पता है प्लेन से कैसे करते हैं, पहले पूरे खेतों में पानी लगा देंगे, बहुत बड़े खेत में पानी लगा देंगे, उसके बाद प्लेन में चावल भर देंगे, उसके बाद प्लेन पूरे खेत में उड़ाते हैं और चावल नीचे छोड़ते जाते हैं। ऐसे वहां पे बाहर खेती करते हैं, मतलब इतनी ज्यादा जमीन होती है उनके पास। तो क्या ये एक्सटेंसिव फार्मिंग का ये मेथड होता है, जहाँ पे मशीन यूज होती है, बड़े बड़े हार्वेस्टर, बहुत बड़ी मशीन यूज होती है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, लोग कम यूज करते हैं, मतलब लेबर को कम यूज करते हैं, बहुत बड़ी जमीन में जमीन को मशीन को यूज करते हैं और उससे खेती करते हैं। यहाँ पर ये खेती कहाँ पे की जाती है, एक्सटेंसिव खेती, जहां पे कंट्री की पॉपुलेशन कम हो। जैसे कि आप कह सकते हो कोई छोटा मोटा देश जहां पे जमीन बहुत ज्यादा, जैसे कि रशिया। अब रशिया की पॉपुलेशन 24 या कितनी कुछ है, 24-26 करोड़ है, वहां पे इतनी ज्यादा जमीन है, तो वहां पे क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। कनाडा को आप देख सकते हो, कनाडा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि वहां जमीन बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम है, तो वहां पे क्या लेबर कैपिटल ज्यादा यूज नहीं होता, लेबर को ज्यादा यूज नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत है, लोग अपनी सिर्फ मशीन यूज करते हैं, वहां से खेती करते हैं। तो यहाँ पे पर एकर यील्ड इज लो बट ओवरऑल प्रोडक्शन इज सरप्लस। अब यहाँ पे क्या लोगों को इतना चिंता नहीं रहती कि भैया, अब जैसे कि इंडिया में मैं आपको कहूँ, मैं कहूँ मेरे पास केवल एक ही खेत है, ठीक है, तो क्या अब मैं जी जान लगा दूंगा कि मेरे एक खेत से मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके, मतलब सबसे अच्छा जितना भी अपना बेस्ट कर सकता हूं मैं, तब मैं एक खेत में कर लूं। लेकिन बाहर क्या होता है, उनके पास इतनी ज्यादा जमीन रहती है, तो वो इसकी टेंशन नहीं लेती कि भैया कहीं पे थोड़ा खराब हो गया, किसी एरिया में अच्छी खेती हुई तो ठीक है। उनको क्या रहता है, ओवरऑल मस्त होना चाहिए, बाकी कोई छोटे मोटे एरिया का दिक्कत नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, पर एकड़ यील्ड इज लो, पर एकड़ जो होती है वो कम होती है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। 100 लोग खाने वाले हैं और मैंने 1 लाख लोगों का खाना बना दिया है, तो क्या हमें कोई चिंता ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कम भी हो गई तो चलेगा। लेकिन इंडिया में क्या 100 लोग खाने वाले हैं और 100 लोगों की खेती हुई, तो क्या एकदम टक्कर रहेगा कि अगर एक भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुई तो कोई एक भूखा सोने वाला है ना। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग हमारे विदेशों में होती है, इंटेंसिव फार्मिंग हमारे इंडिया में होती है, जहां पे पर एकड़ मतलब पर एकड़ बहुत ज्यादा हाई होता है, पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है, लेकिन क्या ओवरऑल प्रोडक्शन इतना ज्यादा सरप्लस नहीं हो पाता। ओवरऑल प्रोडक्शन मतलब जैसे कि सबने अच्छा काम किया, सबने अपने खेतों में बहुत अच्छी खेती की। इंडिया में क्या होता है, सबने बहुत अच्छी खेती की,
लेकिन क्या सबने बहुत अच्छी खेती की, लेकिन इतने ज्यादा लोग भी तो हैं, तो जितनी खेती की सबका सब खा लिया, तो ओवरऑल प्रोडक्शन इतना ज्यादा हाई नहीं हो पाता। मतलब जितना हमने उगाया उतना हमको खाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं। लेकिन बाहर क्या होता है, कम लोग हैं तो थोड़ा बहुत अगर पर एकड़ कम भी है और ओवरऑल प्रोडक्शन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग में मशीन कम यूज होती है, कैपिटल लेबर ज्यादा यूज होते हैं, मतलब सॉरी लेबर ज्यादा यूज होते हैं, मतलब लोगों को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा एरोप्लेन से चावल खेती नहीं करते हम लोग, है ना। अब आता है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रीज और बुशेस आर प्लांटेड ह्यूज एस्टेट, अ सिंगल क्रॉप लाइक रबर, शुगर केन, कॉफी और बनाना ग्रोन, दिस क्रॉप आर मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, ये मेनली एक्सपोर्ट के लिए आइटम होता है। एक्सपोर्ट मतलब ये आइटम मेनली बेचने के लिए होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे देखा होगा ना, गेहूं, जो गेहूं वाली चीजें रहती हैं, जो ये सब चीजें रहती हैं, उनको अपन उगाते हैं तो उनको अपन मेनली किसके रखते हैं कि पहले अपने खाने के लिए रखेंगे, बाद में जो होगा उसको बेचेंगे। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये केवल बेचने वाली चीजें होती हैं और इनको एक जैसा लगाया जाता है। जैसे क्या होता है, कॉफी के जैसे आपने देखा होगा ना पिक्चरों में, जैसे कि उसके चाय पत्ती के वो देखे होंगे, टी के वो देखे होंगे, खेत देखे होंगे, तो क्या एकदम लाइन से लगे रहते हैं, पूरा एकदम लाइन से लगे रहते हैं। गन्ने का कभी खेत देखा है, ऐसे एकदम लाइन से लगे रहते हैं, एकदम लाइन से लगे रहते हैं। इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। एक जैसे क्रॉप पूरे एरिया में फैले रहते हैं, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेनली करी जाती है शुगर केन, रबर, कॉफी, जो बेचने वाला आइटम होता है ना, उन सब की प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं अपन, और मेनली एक्सपोर्ट आइटम होते हैं। ठीक है, 3-4 तरह की फार्मिंग थी, ये भी मैंने पढ़ा दी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन छोड़ नहीं सकते इसलिए पढ़ा दिया। अब 3 टाइप ऑफ क्रॉप सीजन इन इंडिया। अब क्रॉप सीजन जो इंडिया में, सबसे पहले हमारे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, दिस सीजन ऑन स्टार्ट आफ्टर द रेनी सीजन, सोइंग बीन्स इन सितंबर एंड अक्टूबर एंड हार्वेस्टिंग टेक प्लेस इन फरवरी एंड मार्च। रबी क्रॉप में क्या होता है, ये बारिश के बाद शुरू होते हैं। मतलब रबी क्रॉप जो होते हैं उनको अपन बारिश के बाद लगाते हैं। अपन बीज कब बोते हैं, अपन बीज सितंबर या अक्टूबर के माह में बोते हैं। और कटाई कब करते हैं, कटाई अपन फरवरी से मार्च के बीच में करते हैं। मतलब अपन जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद अपन सितंबर या अक्टूबर में इनके बीज लगाते हैं। ठीक है, और इनकी कटाई कब करते हैं, अपन कटाई करते हैं फरवरी और मार्च में। ठीक है, रबी क्रॉप के एग्जांपल कौन कौन सी है, व्हीट है, बार्ली है, पल्सेस है, सम ऑयल सीड्स है एंड आर ग्रोन इन रबी सीजन। ठीक है, अब इससे मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रबी क्रॉप में कब लगाया जाता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, कब काटे जाते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, रेनी सीजन के बाद ये लगाए जाते हैं रबी क्रॉप। दूसरा आपसे पूछेगा कि व्हीट, बार्ली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप नहीं है। तो इन दोनों चीजों को रट जाइएगा। केवल 2 चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैंने केवल सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखे हैं। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं लिखी हैं। और अगर याद नहीं हो रहा है तो साथ में मैंने पिक्चर भी ले आई है, जैसे आपको पिक्चर से भी याद हो जाए। व्हीट रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, ओट इसका एग्जाम्पल है, चिकपी इसका एग्जाम्पल है ना, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, ऑलमंड्स इसका एग्जाम्पल है, और ये हमारा ब्रोकली भी हमारा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। और बाकी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, ये इनको प्लीज याद करके रख लीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से पूछेंगे आपसे कि रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन है, कौन सा नहीं है, कब बीज लगाए जाते हैं, कब बीज को सोइंग की जाती है मतलब लगाए जाते हैं, और कब कटाई की जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग जब हो जाती है, जब फसल पक जाती है ना, तो उनको काटा कब जाता है, तो उसके सीजन पूछेंगे, मतलब मंथ पूछेंगे आपसे। खरीफ क्रॉप सीजन बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन जून एंड जुलाई। खरीफ क्रॉप शुरू होता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जून जुलाई के टाइम इनका वो रहता है, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और द क्रॉप ग्रोज इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टिंग इन टेक प्लेस आफ्टर द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर एंड अक्टूबर इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इनको काट दिया जाता है और जून जुलाई में लगाया जाता है। अब देख सकते हो वहां पे जो अपन पढ़ रहे थे रबी क्रॉप में, वहां पे क्या था, अपन का सितंबर अक्टूबर में अपन बीज लगा रहे थे, है ना, बीज लगाते हैं अपन। यहाँ पे क्या खरीफ क्रॉप में क्या होता है, इनकी कटाई अपन कर लेते हैं सितंबर में कटाई कर ली, अक्टूबर में अपन ने लगा दिया खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप वाला। और इनको मतलब इनके सीड कब सो किए जाते हैं, मतलब कब इनको वो बीज को लगाया जाता है, इनके बीज को लगाया जाता है जून से जुलाई वाले मंथ में, ये वाले मंथ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, ग्राउंडनट्स है, कॉटन इंपॉर्टेंट, जूट आर ग्रोन इन खरीफ सीजन। ठीक है, इन सबके नाम ध्यान रखिएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि खरीफ क्रॉप की कटाई कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और इनके बीज कब लगाते हैं, बीज लगाते हैं अपन जून से जुलाई के बीच में। ठीक है, अब ज़ैद क्रॉप, दिस इज अ समर सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विच रिमेन टिल अप्रैल, मई एंड जून। अभी अप्रैल चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अभी अप्रैल में कौन सा चल रहा है, ज़ैद क्रॉप चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर मेनली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। यहाँ पे क्या ये वाला जो होता है ना, अप्रैल में वाला जो महीने होते हैं,
ये सब्जी के लिए और फ्रूट्स लगाने के लिए बहुत अच्छा वो रहता है, मतलब टाइम पीरियड रहता है। खरीफ क्रॉप एग्जांपल देख लीजिए, राइस है, कॉर्न है मतलब भुट्टा हो गया हमारा, सोयाबीन हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गई और हमारा कॉटन हो गया। ठीक है, सिर्फ मंथ याद रखिएगा, कब, सिर्फ आपको दो चीज ध्यान रखनी है, मंथ कब लगाए जाते हैं और कब काटे जाते हैं, दूसरा कौन कौन से क्रॉप इसके अंदर आते हैं, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अभी हमारा जैद क्रॉप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस महीने खीरा बहुत मिलेगा, कद्दू बहुत मिलेगा, बैगन बहुत मिलेगा, अमरूद तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, करेला भी मिलेगा और ये क्या है, खरबूजा, खरबूजा भी बहुत मिलेगा, है ना। तो ये हमारे इसका एग्जाम्पल है। अभी फोटो देख के याद रहेगा। अब दोनों कंपेरिजन के बाद देख लो तो ध्यान रहेगा। पैडी हमारे खरीफ में आएगा, मेज हमारे इसमें आएगा, बाजरा हमारे और ज्वार ये सब हमारे खरीफ में आएंगे, व्हीट, बार्ले, पीस एंड ग्राम ये सब हमारे रबी में आएंगे। सबको नोट कर लेना, मैंने इसीलिए अलग अलग पिक्चर लेके लाया हूं जिससे याद हो जाए। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट हमारा सॉइल वाला कवर हो चुका है, रोड ट्रांसपोर्ट अपन करने वाले हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, 54.8 लाख किलोमीटर, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, भारत में दुनिया का सेकंड रोड का लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि है 54.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। उसमें सबसे ज्यादा यूपी में है, मतलब अगर पूरे इंडिया में 100% रेलवे नेटवर्क है तो उसका 8.4% अकेले तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है रोड नेटवर्क में, ये बात ध्यान रखिएगा। और यूपी इसका लार्जेस्ट शेयर ऑब्टेन करता है जो कि 8.4%, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा शेयर होता है इसका। ठीक है, शेयर मतलब जैसे कि ना मैंने 100 किलोमीटर की रोड बनाई, 100 किलोमीटर की रोड में 8 किलोमीटर का रोड तो मैंने अकेले उत्तर प्रदेश में ही बना दी और बाकी पूरी मैंने थोड़ा थोड़ा इंडिया में बना दिया। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है NH44, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर NH44 है जो कि जम्मू कश्मीर शुरू होती है और कन्याकुमारी पे जाके खत्म होती है। ठीक है, ये 12 राज्यों से गुजरती है। लॉन्गेस्ट जो कि हमारी NH44 है ये 12 राज्यों से जाके गुजरती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे जो हमारी सबसे छोटी नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH766E, NH766E, NH766EE। ठीक है, ये हमारी स्मॉलेस्ट हाईवे है। लार्जेस्ट कौन सी है हमारी NH44 और स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारी NH766EE। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन ध्यान रख लेना, NH766EE ये हमारी स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हमारी मिलिट्री वाली होती है जो कि हमारे बॉर्डर्स में जो हम बनाते हैं ना, रोडें बनाती है, जैसे हमारे आर्मी के लिए हमको टैंक ले जाने हैं, कोई चीज पहुंचानी है हिमालय तरफ, जो भी हमारे बॉर्डर वाले इलाके जहाँ पे हमारी मिलिट्री रहती है उनके लिए भारत सरकार ने अलग बॉडी बना के रखी है। उसकी बॉडी का नाम क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टैब्लिश हुई थी मई 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई थी, मई 1960 में। भारत की पहली द ग्रीन हाईवे पॉलिसी लॉन्च इन 2016, भारत की जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी वो 2016 में लॉन्च हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। आज सिर्फ याद करने वाला लेक्चर है, सिर्फ याद करना है कि इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट है, यूपी में 8.4% शेयर है, सबसे लार्जेस्ट हाईवे NH44 है, सबसे स्मॉलेस्ट NH766EE है, नेशनल हाईवे ग्रीन नेशनल हाईवे पॉलिसी 2016 में आई थी। आज पूरा सिर्फ याद करने वाला है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो, जो भारत सरकार का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन 1853 और किसने स्टार्ट की थी, डेलहाउसी, है ना, सबको पता होगा, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हो तो। इंडियन रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश इन मार्च 1905। ठीक है, 1905 इंडियन रेलवे जो बोर्ड है वो स्टैब्लिश हुआ था 1905 में, 1905 में। और इंडियन रेलवे नेशनलाइज की कर दी गई थी भारत सरकार द्वारा 1950 में। मतलब नेशनलाइज मतलब अब जो इंडियन रेलवे है वो भारत सरकार की संपत्ति में आएगा। भारत सरकार इसकी जो भी इसमें पैसा लगेगा, जो भी इसकी भलाई के लिए काम होगा भारत सरकार करेगी। ठीक है, इसको नेशनलाइज कर दिया था 1950 में। अच्छा, डेलहाउसी ने रेलवे जो हमारे इंडिया में थी, लॉर्ड डेलहाउसी ने लाई थी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ था इंडिया का, है ना, गवर्नर जनरल नहीं, जो हमारे, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो उस टाइम पे। तो लॉर्ड डेलहाउसी ने रेलवे के साथ साथ टेलीग्राफ भी लाया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, टेलीग्राफ भी लॉर्ड डेलहाउसी ने शुरू किया था। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प भी लॉर्ड डेलहाउसी ने शुरू किए थे, काफी सारी चीजें उसने शुरू की थी। इंडियन रेलवे नेशनलाइज इन 1950।
इंडिया इज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड ट्रेन इज ट्रेन 18। भारत सरकार की जो खुद की बनाई हुई पहली इंडिजिनसली ट्रेन बिल्ड थी, जो मतलब पूरे मेड इन इंडिया ट्रेन थी, वो तो उस ट्रेन का नाम था ट्रेन 18। ठीक है। अब ट्रैक रेलवे ऑफ ट्रैक्स ऑफ रेलवे, अब ट्रैक्स होते रेलवे जैसे कि ना आपने पटरी देखी ना, कोई पटरी बड़ी होती है, कोई पटरी छोटी होती है, आपने मेंशन नहीं मतलब ऐसा अंदाजा नहीं लगाया होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो ट्रैक्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रॉड गेज, जो होती है हमारे 1.676 मीटर्स की। सेकंड नंबर पर आती है हमारी मीटर गेज, जो होती है हमारी 1000 एमटीएस की। और थर्ड होती है हमारी नैरो गेज, जो होती है हमारी 0.762 से 0.6710 एमटीएस। ठीक है। हालांकि मैं हर बार ये सब चीजें लिख के लाता नहीं हूँ, मतलब ये इतनी लंबी इतनी चौड़ी, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मतलब ब्रॉड गेज कितने मीटर एमटीएस की होती है, मीटर कितने एमटीएस की होती है, नैरो कितने एमटीएस की होती है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब इंडियन रेलवे डिवाइडेड इनटू 19 जोन, जो हमारी रेलवे जोन है उसको 19 जोन में डिवाइड किया है। इंडियन रेलवे की जो जोन है उसको 19 उसमें डिवाइड किया है। ठीक है। इंडियन रेलवे की मतलब एक वेस्टर्न रेलवे वाला बना दिया, एक नॉर्दर्न रेलवे, एक नॉर्दर्न वेस्टर्न, एक नॉर्दर्न साउदर्न, एक सेंट्रल रेलवे, एक नॉर्दर्न रेलवे, एक सदर्न रेलवे, एक ईस्टर्न रेलवे, एक वेस्टर्न रेलवे, एक नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न, ऐसे करके डिवाइड किए हैं हमने जोन। ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट जोन के हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। मेरे को पता है पूरे 19 के 19 तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले तो अपन कर सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल का जो ऑफिस है वो हमारे मुंबई में है। नॉर्दर्न जोन का जो ऑफिस है वो हमारे एनसीटी दिल्ली में है। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सदर्न जोन का हमारे हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ईस्टर्न जोन का हमारे हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर भी हमारे मुंबई सीएसटी में है। ठीक है। अब एयर इंडिया, एयर इंडिया मतलब जो हमारी अभी हाँ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे पहला होता है एयर इंडिया स्टार्टेड इन 1911, जो कि जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी। जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने शुरू किया था एयर इंडिया 1911 में। इंडियन नेशनल एयरवे कंपनी वो स्टार्टेड इन 1933। इंडियन नेशनल एयरवे जो कंपनी थी, जैसे कि जो एयर ट्रांसपोर्ट था ना इंडिया में, वो ब्रिटिश इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। ठीक है। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में आए, क्योंकि उनका मेन काम क्या था, इंडिया को लूटना। और लूटने के लिए रेलवे सही था। सब जगह से सामान उठाओ, जाके मुंबई पहुंचा दो, मुंबई से उसको शिप में बैठा के अपना इंग्लैंड ले जाओ। अब क्या एयर ट्रांसपोर्ट तो थोड़ा सा लग्जरी वाली चीज है, ऐसे तो सामान वामान पहुंचा नहीं पाएंगे, तो ब्रिटिश इसको नहीं करना चाहते थे। जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था एयर इंडिया 1911 में। उसके बाद इंडियन नेशनल एयरवे कंपनी बनी थी 1933 में। उसके बाद जितनी भी एयरवे थी, भारत सरकार जब भारत आजाद हो गया तो 1953 में सबको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज मतलब जितनी भी एयर कंपनियां थी ना, उन सबको भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया। मतलब भारत सरकार ने क्या बोला, अब आप इसको प्राइवेट नहीं चला पाएंगे, अब हम इसको ले लेंगे, अब हम देखेंगे इसको कैसे चलाना है। तो सब कुछ नेशनलाइज हो गया था। ठीक है। और अभी एयर इंडिया रिसेंटली टाटा जी ने वापस खरीद ली है, मतलब वापस 63 साल बाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रैल 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। देयर आर 125 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 125 एयरपोर्ट है, उनमें से 21 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 72 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और 19 सिविल एयरपोर्ट हैं। ठीक है। कोचीन इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। कोचीन इज द फर्स्ट ग्रीन एयरफील्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। सब चीजें ध्यान रखना। एयर इंडिया 1911 में आया था। इंडियन नेशनल एयरवे कंपनी 1933 में बनी थी। नेशनलाइज हुआ था एयर इंडिया, और पूरी जितनी भी कंपनियां थी एयर ट्रांसपोर्ट की 1953 में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था अप्रैल 1995 में। 125 एयरपोर्ट है मतलब पूरे इंडिया में, उसमें से 21 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 डोमेस्टिक एयरपोर्ट से और 19 सिविल एयरपोर्ट हैं। ठीक है। कोचीन इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री। कोचीन जो है हमारा फर्स्ट ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री है। अब यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है उन सबके बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये तो सब मैप के लिए अभी इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिस्ट बना के लाया हूं मैं। अच्छा, एयरपोर्ट ना बहुत सारे हैं, तो जिनको मैं मार्क करके बताऊंगा ना ये इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख लेना। बाकी एक दोबारा अपन यहाँ पे रिपीट कर लेंगे ना तो अपन को यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो गया, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो गया। तो ये मैप है, सबसे पहले आप मैप देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे। ये रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे। इंटरनेशनल मतलब यहाँ पे विदेशों वाली फ्लाइट आ सकती है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट मतलब अपने घर से अपने घर जाना, जैसे इंदौर से जाना है नागपुर, तो यहाँ के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, यहाँ के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब यहाँ से इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, ये यहाँ पे जाते हैं। ठीक है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में है।
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे गुवाहाटी में है, आसाम में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में है जो कि बिहार में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसमें से आपको मेन जो चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब। वीर सावरकर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में है, पोर्ट ब्लेयर में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे हैदराबाद तेलंगाना में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हमारे आसाम गुवाहाटी में है। जयप्रकाश नारायण पटना बिहार में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे न्यू दिल्ली में है। अब आता है हमारा डब्ल्यूएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो अपने नाम से ही पता चल जाएगा। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? सूरत में ही होगा। ठीक है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे श्रीनगर में है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, केम्पी गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे बैंगलोर कर्नाटका में है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे मैंगलोर कर्नाटका में है। कोचीन एयरपोर्ट तो अपने नाम से पता चल रहा है, कोच्चि में होगा। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कोझीकोड के केरला में है। कानपुर वाला खुद ही पता चल रहा है, कानपुर नहीं, कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कन्नौर में है जो कि केरला में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे तिरुवनंतपुरम केरला में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरपोर्ट से क्वेश्चन आने के चांस है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। उनमें से जो इतने ज्यादा नोन नहीं है ना उनको नहीं आएंगे। जैसे कि ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोई देख के बता देगा कोच्चि में ही होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये हमारे मुंबई महाराष्ट्र में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हमारे अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे नागपुर महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट। पुणे वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीर तिकेतिजा एयरपोर्ट ये भी इतना इंपॉर्टेंट, इसको याद कर सकते हैं आप क्योंकि इम्फाल में है, इम्फाल हमारे सदर्न ईस्टर्न में काफी कम है। वीर तिकेंद्रिज एयरपोर्ट हमारे मणिपुर में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारे अमृतसर पंजाब में है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेगा। जयपुर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप ही चेन्नई से नाम से पता चल रहा है। कोयम्बटूर अपने नाम से पता चल रहा है। मदुरई अपने नाम से पता चल रहा है। त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर के ऊपर एयरपोर्ट है ना उनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप नहीं भूल सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, देवी अहिल्याबाई हो गई, गोपीनाथ बारदोली जी हो गए। ठीक है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर जो भी फेमस लोग हैं उनके ऊपर एयरपोर्ट बने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई बता देगा, मदुरई में ही है, तमिलनाडु में होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी यहाँ पर ही है ना। बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अब आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। हमने रोड ट्रांसपोर्ट देख लिया, रेलवे देख लिया, एयर देख लिया और वाटर भी देख लेते हैं। वाटर में हमारा इंडिया ने इतना डेवलप नहीं है वाटर ट्रांसपोर्ट में, मतलब क्योंकि हम वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं रखा है क्योंकि जो नदियां रहती है उनका बहुत ज्यादा क्या गंदी हो चुकी है। मतलब अगर आप सोचो कि बिना वाटर ट्रांसपोर्ट अगर बिना शिप चलाए अगर हम सोचे भी कि हम अगर यहाँ पे अपना शुरू कर सकें कि नाव से हम थोड़ा यहाँ से लोगों को वहां भेजें नदियों में, तो इसमें कुछ वो नहीं, सर्टेनिटी नहीं होती। मतलब कभी नदियों में उफान आ गए तो जो बैठे डूब के मर गए, है ना। तो क्या वाटर ट्रांसपोर्ट इतना सर्टेन नहीं रहता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में। और प्लस नदियों की हालत भी बहुत गंदी है इंडिया में क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी नदियां हो चुकी हैं और हम लोग भी गंदा करे पड़े हैं, इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट पोर्ट में बहुत डेवलप है, वो अलग चीज है। एक वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कि जो होता है एक पोर्ट वाला जो ओशन वाला होता है, ओशन में क्या होता है शिप होती है, कार्गो होती है, यहाँ से सामान ले जाके दूसरे देश ले जाती हैं, वो तो बहुत डेवलप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वाटर ट्रांसपोर्ट ना बाकी विदेशों होती है, विदेशों में खुद का भी बहुत डेवलप है। जैसे कि
नदियों में वहां पे जहाज होती है और जहाज में आप बैठ के कहीं और दूसरी सिटी जा सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। जैसे क्या रेलवे में क्या होता है, अपन ट्रेन में बैठते हैं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो बाकी जगह क्या होता है, वहां पे नदियों में भी ऐसा चीज है कि आप शिप में बैठिए आप दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन इंडिया में ये वाला ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया था 1887 में, जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और आज भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री 7517 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, 7517 किलोमीटर। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया जो कि विशाखापट्टनम में है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट को कांडला, दीनदयाल एयरपोर्ट जो कि कांडला पोर्ट है उसको हम टाइडल एयरपोर्ट, अच्छा मैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ क्या। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू मुंबई में था, मुंबई में है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया हमारे विशाखापट्टनम में है। और दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला पोर्ट नाम से भी फेमस है उसको, वो इट्स एन टाइडल पोर्ट, वो टाइडल पोर्ट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये टाइडल पोर्ट हमारा इकलौता दीनदयाल एयरपोर्ट है। नेचुरल एयरपोर्ट हमारे विशाखापट्टनम है और लार्जेस्ट एयरपोर्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है। ये तीनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाटर ट्रिब्यूनल कहाँ पे हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1887 में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख के लाया हूं मैं, फालतू की चीजें नहीं। और हल्दिया पोर्ट इज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट है वो हमारा फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया है। हमारे जो 13 मेजर पोर्ट हैं उनको अपन देख लेते हैं। चेन्नई में हमारा तमिलनाडु, कोच्चि में केरला, इन्नौर तमिलनाडु में, कोलकाता वेस्ट बंगाल, कांडा एयरपोर्ट गुजरात में जिसको दीनदयाल एयरपोर्ट भी नाम रख दिया गया है, मैंगलोर कर्नाटका में, मोरमुगो एयरपोर्ट जो पोर्ट है हमारा गोवा में है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र ये हमारे मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको नावा शिवा भी कहते हैं, फेमस कहते हैं नावा शिवा, ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रदीप एयरपोर्ट हमारे उड़ीसा में है, टूटीकोरिन एयरपोर्ट हमारे तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट हमारे आंध्र प्रदेश में है और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा प्रदीप पोर्ट कौन से स्टेट में है, टूटीकोरिन पोर्ट कौन से स्टेट में है, मैंगलोर पोर्ट कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में अपन देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया हमारा कोलकाता वाला, ये उड़ीसा में प्रदीप पोर्ट हो गया है ना। यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, एन्नोर जो कि तमिलनाडु में हो गया, उसका चेन्नई वाला एयरपोर्ट हो गया, ट्यूटिकोरिन एयरपोर्ट हो गया, इसको वीओ चिदम्बरम एयरपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। कोच्चि एयरपोर्ट यहाँ पे आ गया, मैंगलोर एयरपोर्ट यहाँ पे आ गया, मोरमुगो एयरपोर्ट गोवा में आ गया, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ पे आ गया, मुंबई वाला पोर्ट यहाँ पे आ गया और कांडला वाला पोर्ट यहाँ पे आ गया। ये भारत के मेजर पोर्ट है जहां से सामान आता है, खरीदते हैं और सामान बेचते हैं, ठीक है। इस बार इसको लिस्ट में एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। ये रहा जो हमारे 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, है ना, 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो हमारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं वो 9 स्टेट्स में है, ठीक है। बात ध्यान रखना, अगर आपसे स्टेट भी पूछेगा कि भारत के कितने स्टेटों में पोर्ट हैं, पोर्ट मतलब जो बंदरगाह हैं, तो 9 जगह पे है हमारे, 9 स्टेट में है, ठीक है, 9 राज्यों में है। चेन्नई वाला तमिलनाडु में है, कोच्चि वाला केरला में है, एन्नोर वाला तमिलनाडु में है, कोलकाता वाला वेस्ट बंगाल में है, कांडा वाला गुजरात में है, मैंगलोर वाला कर्नाटका में है, मोरमुगो हमारा गोवा में है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हमारे महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो कि फेमस नावा शिवा भी कहते हैं वो हमारे नवी मुंबई में है, प्रदीप उड़ीसा में है, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और पोर्ट ब्लेयर हमारा जो पोर्ट है वो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। यहाँ पे को ध्यान रखना, एन्नोर पोर्ट को ना कामराज पोर्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एन्नोर ना पूछ के आप उसे कह देंगे कामराजर पोर्ट कहां पर है, तो एन्नोर पोर्ट को ही कामराजर पोर्ट कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ट्यूटिकोरिन पोर्ट को हम चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट को चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर हो चुका है, सॉइल्स कवर कर दी हैं और रोड ट्रांसपोर्ट कवर कर दिया है, एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग में इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये सब था वो सब कवर कर दिया है। रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं, कब बीज लगाया जाता है, कब उनको कटाई की जाती है, ये अलग भी क्लियर कर दिया है। ज्योग्राफी अपन लगभग एंडिंग में है, अब 1 या 2 लेक्चर, उसके बाद 1 या 2 लेक्चर जो मिसलेनियस पे होंगे उसको कवर करेंगे, उसका ज्योग्राफी से पूरा अपन खत्म हो जाएगा और पूरा पार्ट कवर कर दिया है। ट्रांसपोर्ट से लेके इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेके कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रिवीजन करते जाइएगा, इससे बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। आज वाला लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आज ऐसा कुछ बताने वाला था ही नहीं। अब मैं इसमें क्या बताऊं कि 1853 में रेलवे चली है, अब रेलवे चला के थोड़ी ना दिखाऊंगा, ट्रेन चला के थोड़ी ना दिखाऊंगा। तो आज सिर्फ याद करने वाली चीजें थी, नोट अच्छे से बना के रखिएगा, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आज लिखे थे मैंने, उन सबको लिख के अच्छे से याद करिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।